start with question number 1. So question number 1 is, which of the following is not a type of downward communication in an organization? अब इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ तक जाती है। जैसे मैनेजर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस शेयर करते हैं, राइट, पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको बोला जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्योंकि क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, राइट। तो जब अपन का इन्फॉर्मेशन फ्लो टॉप टू बॉटम होता है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब मैनेजर या अपर मैनेजमेंट जो होता है वो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ तक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको अपन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। पर जब एम्प्लॉय अपना कोई फीडबैक या कोई इन्फॉर्मेशन अपर मैनेजमेंट तक शेयर करते हैं उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। तो हम ऑप्शंस देखेंगे एंड फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे टाइप जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एग्जिट इंटरव्यूज़। अब एग्जिट इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, एग्जिट इंटरव्यूज़ तब कंडक्ट किए जाते हैं जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा होता है, राइट। इसमें क्या करते हैं, इसमें एम्प्लॉय अपना फीडबैक मैनेजमेंट को देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय फीडबैक शेयर कर रहा है विद अपर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, राइट। यानी कम्युनिकेशन एम्प्लॉय से मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर मैं बात करूँ पॉलिसी स्टेटमेंट्स की, हैंडबुक्स की या प्रोसीजर्स की, तो पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और गाइडलाइंस को समझ सके। तो ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। हैंडबुक्स क्या होते हैं, हैंडबुक्स में कंपनी के पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस ये सब होता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, तो ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का टाइप है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स बताते हैं कि काम कैसे किया जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट से एम्प्लॉय तक जाती है, तो इसलिए ये भी हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का टाइप है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एग्जिट इंटरव्यूज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is, which of the following approaches to management analysis has situations are all different as its limitation. ठीक है, अब क्वेश्चन मैनेजमेंट अप्रोचेस से रिलेटेड है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है किस अप्रोच की लिमिटेशन ये है कि हर सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। सो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मैनेजरल रोल्स अप्रोच। अब मैनेजरल रोल्स अप्रोच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अप्रोच किसके बारे में है, राइट। तो इस अप्रोच को किसने डेवलप किया था, इस अप्रोच को डेवलप किया था हेनरी मिन्सबर्ग ने। इसमें मैनेजर के 10 रोल्स पर फोकस किया गया था कि मैनेजर के 10 रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आपकी इस अप्रोच की लिमिटेशन ये नहीं है कि सारे जो सिचुएशंस होते हैं डिफरेंट होते हैं, तो इसको इस ऑप्शन को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इस अप्रोच में सिर्फ मैनेजर के 10 रोल्स पर फोकस किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कंटिजेंसी अप्रोच। अब कंटिजेंसी अप्रोच कहता है कि मैनेजमेंट का कोई भी सिंगल बेस्ट वे नहीं होता है, हर सिचुएशन के हिसाब से मैनेजर को डिसीजन लेना चाहिए, मैनेजर और लीडर को डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो मैनेजमेंट का कोई भी सिंगल बेस्ट वे नहीं होता है, हर सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेना चाहिए। लेकिन इसी वजह से ही इसकी लिमिटेशन भी यह है कि हर सिचुएशन यूनिक होती है, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसी अप्रोच में बात की गई थी कि हर एक सिचुएशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंटिजेंसी अप्रोच। अब अपन एम्पिरिकल अप्रोच देखते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है, एम्पिरिकल अप्रोच पास्ट एक्सपीरियंस और केस स्टडीज़ पर बेस्ड होती है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग अप्रोच में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे फोकस होती है। तो ये दोनों भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कंटिजेंसी अप्रोच। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 says provisions for which of the following is not made while determining the economic or pure profit.
ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उसको भी डिडक्ट किया जाता है जब अपन इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय किस चीज़ का प्रोविज़न नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब किस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, आपको इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से आपको बताना है कि किसको हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है ऐसे रिस्क जिन्हें इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना। तो इन सारे रिस्क को कौन कवर करता है, इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। ठीक है, अब बिजनेस क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस इन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती है ना, वो बिजनेस की कॉस्ट होती है। राइट, अब क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्चुअल कॉस्ट है, तो इसलिए हम इकोनॉमिक प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, इस कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा, इसको अपन कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग दी इकोनॉमिक प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कंपनी में 10 लाख की मशीनरी खरीदी है, राइट, तो हर साल मशीनरी की जो वैल्यू है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगेंगी, तो इसको ही हम बोलते हैं रिडक्शन डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब ये भी बिजनेस की एक कॉस्ट है, तो उसको भी हम कैलकुलेट करते वक्त डिडक्ट करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इसको हम डिडक्ट करते हैं, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं, तो इसको भी यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड इज नेसेसरी मिनिमम पेमेंट टू स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। राइट, अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना पैसा जो होता है इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ताकि वो आपसे मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ले सकें। राइट, और वो पैसा जो है, जो आपको उनको पैसा मिलेगा, जो डिविडेंड आपसे मिलेगा, वो इन्वेस्ट करेंगे और उससे उनको क्या मिलेगा, उससे उनको रिटर्न मिलेगा। राइट, और इसी को ही हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को भी हम कंसिडर करते हैं, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। राइट, तो जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो इस कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसको भी मैं से एलिमिनेट कर देंगे। फोर्थ इज रिजर्व्स टू मीट प्रोस्पेक्टिव लॉस। अब प्रोस्पेक्टिव लॉस का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला कोई पॉसिबल लॉस। ठीक है, अब कंपनी को हो सकता है ऐसा लगे, कंपनी मान ले कि यार हो सकता है कि मार्केट डाउन हो जाए फ्यूचर में, या मार्केट क्रैश हो जाए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, उससे बचने के लिए कंपनी रिजर्व्स क्रिएट करती है। राइट, पर ये जो रिजर्व्स होते हैं ना, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं होते, ये हमारे फ्यूचर के लिए प्रिकॉशनरी प्रोविजंस होते हैं। और जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसको रिजर्व्स को हम कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ कॉस्ट को और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही हम एलिमिनेट कर देंगे, और ऑप्शन डी, क्योंकि रिजर्व्स को हम कंसिडर नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऑप्शन डी को मार्क करेंगे यहाँ पे एज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स जो फ्यूचर के अनसर्टेन लॉसेस के लिए बनाए गए होते हैं। राइट, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते इकोनॉमिक प्रॉफिट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिजर्व्स टू मीट प्रोस्पेक्टिव लॉस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन से आपके मतलब इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इन जून 2026 एग्जाम। राइट, तो इस पर अच्छे से आप इस टॉपिक पर अच्छे से आप अपनी पकड़ बना लेना। राइट, अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम की। तो अब इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे या तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि नेशनल इनकम के 2 सेक्टर्स कौन से होते हैं, या ये मॉडल कैसे काम करता है। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम होता क्या। ठीक है, ये इकोनॉमिक का सबसे बेसिक मॉडल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म्स। इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन जो सेक्टर होता है ना, मतलब फॉरेन सेक्टर जहाँ पे एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट होता है, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इस मॉडल में। और इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है एज पर द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द इकोनॉमी इज क्लोज्ड वन एंड देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। और मैंने आपको अभी बताया कि इसमें फॉरेन ट्रेड को इंक्लूड नहीं करते, गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते।
और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है। और क्योंकि टू सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए ये जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो कॉर्पोरेट सेविंग, तो कॉर्पोरेट सेविंग्स का भी कोई भी एजम्पशन जो है वो टू सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम नहीं है, ठीक है, कोई भी एजम्पशन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट सेविंग्स है, क्योंकि देखो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स करते हैं, और फर्म्स क्या करती है, फर्म्स इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो कॉर्पोरेट सेविंग्स को अलग सेक्टर के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता, राइट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दैट्स ट्रू। ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन सी इज देयर इज नो गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड को इंक्लूड ही नहीं किया गया टू सेक्टर मॉडल ऑफ इंटरनेशनल इनकम में, राइट, यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन सी में देयर इज नो गवर्नमेंट और इफ प्रेजेंट इट डज नॉट परफॉर्म एनी इकोनॉमिक फंक्शंस, राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है टू सेक्टर मॉडल का। गवर्नमेंट को या तो कम्प्लीटली एब्सेंट मानेंगे, या अगर अज्यूम भी करते हैं तो वो कोई भी टैक्सेस या एक्सपेंडिचर जैसे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती, तो ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही ट्रू है, तीनों ही अजम्पशन है नेशनल इनकम टू सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम के। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, प्राइसेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर एंड कैपिटल आर नॉट गिवन एंड डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक मॉडल्स को सिंपल बनाने के लिए जनरली क्या होता है, प्राइसेस को हम कांस्टेंट मानते हैं, राइट, बट टू सेक्टर मॉडल में भी हम प्राइसेस को स्टेबल और गिवन एज्यूम की जाती है, राइट, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते, और सेक्टर जो टू सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम है उसमें जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहते हैं, राइट, तो ये अजम्पशन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो इसको हम मानेंगे एज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर एंड कैपिटल आर नॉट गिवन, राइट, एंड डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो है ये ऑपोजिट है एजम्पशन के, तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, एंड ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको अपन मानेंगे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस डिस्कसेस अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस लीडिंग टू पे ऑफ, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि हमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस के उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है जो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस और साइकोलॉजिकल पे ऑफ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अब देखो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को आप लगा रहे हो ना, तो क्या होता है कि उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किसकी बात की, टू सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम की बात की, तो जब भी आप उसके ऑप्शंस को देखो ना, या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, या तो उसके एजम्पशंस होंगे, किसी भी अगर हम थ्योरी की बात करें, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस, अब जो इसमें ऑप्शंस दिए गए ना, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस के कॉम्पोनेंट्स है, तो पहले आप उसको ऐसे बनाओ, ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने डेवलप किया था, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किसके बारे में बात करते हैं, एंड फिर आप जब उस क्वेश्चन को लगाओगे ना, तो उसके ऑप्शन, जैसे अगर अभी इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, राइट, सपोज कि इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो हो सकता है आपकी जो जून 2026 एग्जाम में क्वेश्चन है वो इंटरेक्शन एनालिसिस से आ जाए, तो आपको इंटरेक्शन एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, आपको लाइफ पोजीशन एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, आपको गेम्स एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस की क्या है, ये कॉम्पोनेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ये एडवांटेजेस है, क्या है, क्यों इन ऑप्शंस को इस क्वेश्चन में दिया गया, राइट, और दूसरी चीज़ कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस को किसने डेवलप किया था, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस को डेवलप किया था एरिक बर्न ने, ठीक है। अब ऑप्शंस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है। देखो ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि जो दो लोग हैं वो कम्युनिकेट के दौरान कैसे इंटरेक्ट करते हैं, राइट, और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के अंदर 3 ईगो स्टेट्स होते हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड, ठीक है। जब लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो इंटरेक्शन जो होता है ना इन तीनों स्टेट्स के थ्रू होता है, राइट, और इस एनालिसिस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको ऑप्शंस पे दिए गए। अब इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना वो कंपोनेंट जो बात करते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस की और साइकोलॉजिकल पे ऑफ की, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि इस कंपोनेंट्स में से अल्टीरियर ट्रांजैक्शन और पे ऑफ को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। अब
ऑप्शन ए की मैं बात करूँ इंटरेक्शन एनालिसिस की जो कंपोनेंट नंबर 1 है, तो देखो इंटरेक्शन एनालिसिस स्टडी करता है कम्युनिकेशन के दौरान दो लोगों के ईगो स्टेट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आपका इसका जो मेन फोकस होता है वो कम्युनिकेशन पैटर्न को समझना होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशन पैटर्न को समझ रहा है, ये अल्टरनेट ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज लाइफ पोजीशन एनालिसिस। अब लाइफ पोजीशन एनालिसिस ये बताता है कि व्यक्ति अपने और दूसरों के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। तो ये क्या किस पर फोकस करता है, ये साइकोलॉजिकल एटीट्यूड और सेल्फ परसेप्शन को एक्सप्लेन करता है, ये अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। ऑप्शन सी इज गेम्स एनालिसिस। अब ये वो कंपोनेंट है जो साइकोलॉजिकल गेम्स को एक्सप्लेन करता है। साइकोलॉजिकल गेम्स ऐसे इंट्रैक्शंस होते हैं जहाँ पर लोगों के हिडन मोटिव्स होते हैं, लोग क्या करते हैं, हिडन मोटिव्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इन्हीं इंट्रैक्शंस को अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कहते हैं, राइट। जब लोग अपने हिडन मोटिव के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी एक का कोई हिडन मोटिव है तो उसको हम बोलते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस, राइट। इन गेम्स का एंड यूजुअली यही होता है कि एक साइकोलॉजिकल पे ऑफ से होता है, इन गेम्स का एंड यूजुअली एक साइकोलॉजिकल पे ऑफ से होता है, राइट। जैसे मैं अगर बात करूँ ब्लेम गेम की, राइट, विक्टिम गेम की या मैनिपुलेशन की, तो इन सिचुएशन में क्या होता है, लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे उन्हें इमोशनल या साइकोलॉजिकल पे ऑफ मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेम्स एनालिसिस। और स्क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, स्क्रिप्ट एनालिसिस एक्सप्लेन करता है कि व्यक्ति का लाइफ पैटर्न जो है वो बिहेवियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से कैसे डेवलप होता है, राइट। तो ये बताते हैं कि चाइल्डहुड में पेरेंट्स और सोसाइटी से मिलने वाले मैसेज व्यक्ति की लाइफ स्क्रिप्ट बना देते हैं, लेकिन इसका रिलेशन जो है ना वो अल्टरनेट ट्रांजैक्शन और पे ऑफ से नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है और करेक्ट आंसर जो है वो है आपका गेम्स एनालिसिस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पर। सो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कल्चर फैसिलिटिंग लर्निंग ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में बात हो रही है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऐसा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहा है, राइट, कुछ ना कुछ सीख रहा है, अपना नॉलेज शेयर कर रहा है, अपने सजेशंस दे रहा है, वहाँ पे इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है, लोगों को बोला जाता है कि आइडियाज़ लेकर आओ, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को पीटर सेंगे ने पॉपुलर बनाया था, ठीक है। अब हम ऑप्शन समझते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मैंने क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन को लगाओगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते तो आप क्या कहते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन बी नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन सी नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, मतलब ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके आप अपना आंसर बना देते, ठीक है। बट अभी हम पहले समझते हैं कि ऑप्शंस क्या है, फिर अपन आंसर बनाते हैं इसका, राइट। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, सजेशंस मतलब कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के पास, मतलब एम्प्लॉयज़ को राइट है कि वो आइडियाज़ और सजेशन देने के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ को आइडियाज़ और सजेशंस देने के लिए इनकरेज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सजेशंस देने की छूट है, राइट। इससे क्या होता है, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और न्यू सोल्यूशंस मिलते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव होता जाता है, राइट। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया जा रहा है आइडियाज़ और सजेशंस देने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज ओपननेस। ओपननेस का मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और ओपन एनवायरनमेंट होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, फीडबैक्स दे सकते हैं, तो ये होता है ओपननेस की डेफिनेशन। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो ऑप्शन ए भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, टीम वर्क। टीम वर्क मतलब कि टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों, क्योंकि इसमें अपने आप कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, इससे क्या होता है, आपकी लर्निंग्स इंप्रूव होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। नाउ कम्स एम्पैथी। एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है, एम्पैथी का मीनिंग होता है दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना, राइट। तो ये लीडरशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बट इसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड नहीं किया गया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एम्पैथी होगा, क्योंकि इसको अभी तक एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऐड नहीं किया गया लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का,
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन जॉब एनालिसिस डज नॉट फॉल अंडर द वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं कि जब जॉब एनालिसिस में हमने कलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन, उसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी में नहीं आती। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन की, तो वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन होती क्या है। देखो, वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन वो होती है जो बताती है आपको कि एम्प्लॉय अपना काम कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, और उसको बोला जाता है वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसे ये जो दिए के ऑप्शन है इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, वर्क स्केड्यूल। अब वर्क स्केड्यूल क्या बताता है, वर्क स्केड्यूल आपको बताता है कि एम्प्लॉय कब काम करेगा, एम्प्लॉय की क्या शिफ्ट होगी, क्या वो मॉर्निंग शिफ्ट होगी, क्या डे शिफ्ट होगी, कि नाइट शिफ्ट होगी, राइट, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, वीकली ऑफ कितने मिलेंगे। तो ये आपकी बात कर रहा है एम्प्लॉय के स्केड्यूल की, कि वो कब आएगा, कब जाएगा, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या वीकली ऑफ कितने मिलेंगे, राइट। ये आपको ये नहीं बता रहा है, ये ऑप्शन ए आपको ये नहीं बता रहा है कि परफॉर्म कैसे करेगा एम्प्लॉय, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये आपको नहीं बता रहा है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी में ये नहीं आता, क्योंकि ये से आपको ये बता रहा है कि काम कब किया जा रहा है। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा। ठीक है, एरर एनालिसिस क्या बोलता है, एरर एनालिसिस में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय कितनी मिस्टेक्स कर रहा है और मिस्टेक्स के लिए रीजंस क्या है, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी में। ये वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी का पार्ट है। वर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं प्री डिफाइंड बेंचमार्क्स, राइट। जैसे एक एम्प्लॉय को 50 एप्लीकेशंस पर डे प्रोसेस करनी है, या कोई कस्टमर की क्वेरी है या कोई बग है उसको 2 मिनट में रिजॉल्व करना है, तो ये स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। इसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, वर्क स्टैंडर्ड्स आपको हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए, इसीलिए इसको हम वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो ये इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी इज वर्क मेजरमेंट्स। अब ये भी क्या होते हैं, ये भी आपको हेल्प करते हैं वर्क परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो वर्क मेजरमेंट्स होते हैं ना, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। जैसे एक वर्कर 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, तो इनको भी अपन इंक्लूड कर देंगे। ये भी वर्क परफॉर्मेंस कैटेगरी का एक पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्क स्केड्यूल, क्योंकि वो आपको परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इज नॉट सूटेबल फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम ये समझेंगे यहाँ पे कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है स्किल डेवलपमेंट की। तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल एबिलिटी देना ताकि जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई मशीनरी ऑपरेट करनी है तो उसको आपको बताना कि मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। कोई आपको टूल यूज़ करना है, कोई AI टूल यूज़ करना है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, जिससे आपकी क्या होती है, स्किल डेवलप होती है, राइट। या कोई आपको टेक्निकल वर्क करना है या AI से रिलेटेड कोई वर्क करना है, तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो उसको बोला जाता है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर जब आप प्रैक्टिकली किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो उसको बोला जाता है आपका स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, यानी हमें ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है ना वो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जिसमें ट्रेनिंग जो होती है ना वो एक्चुअल वर्क प्लेस में ना होकर किसी वर्क सेंटर में होती है, राइट। जहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल आपके जॉब जैसा होता है, बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, बट आपको वर्क प्लेस पे ना दे के किसी एक सेंटर में, एक जॉब सेंटर में, एक वर्क प्लेस सेंटर पे आपको जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फैक्ट्री है, राइट, अब वहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स को मशीन चलानी है, तो आपको ट्रेनिंग में भी उसी मशीन को चलाया जाएगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो मशीन पर आप प्रैक्टिस, जिससे आप मशीन पर प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है। इसका एडवांटेज ये होता है कि एम्प्लॉय सेफली प्रैक्टिस कर लेते हैं और जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होता है और जो एम्प्लॉय की प्रैक्टिकल स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है, राइट। इसलिए जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए वेरी सूटेबल मेथड है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो तो हेल्प करता है आपको स्किल डेवलप करने के लिए। सेकेंड इज प्रोग्राम लर्निंग। अब प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? ये एक आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मेथड होता है। इसमें लर्निंग मटेरियल जो होते हैं ना वो स्मॉल लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइड होते हैं और लर्नर को हर स्टेप पर फीडबैक मिलता है, राइट। अब इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जो लर्नर होता है ना वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करता है और अपनी प्रोग्रेस को चेक करता है। तो ये मेथड भी मेनली प्रोसीजरल नॉलेज और टास्क लर्निंग में हेल्पफुल होता है, इसलिए ये स्किल को इम्प्रूव करने में भी यूजफुल हो सकता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है स्किल डेवलपमेंट का। ऑप्शन सी इज लेक्चर्स। अब लेक्चर मेथड में क्या होता है? एक ट्रेनर आता है, ठीक है, वो क्या करता है? आपको इन्फॉर्मेशन वर्बली एक्सप्लेन करता है। कोई एक प्रेजेंटेशन लेके आ जाएगा और उसमें जो भी कंसेप्ट होंगे, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा वो आपको एक्सप्लेन करेगा, राइट। तो ये मेथड जो होता है ना, जो लेक्चर मेथड होता है, यूजुअली यूज़ होता है थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर लार्ज ग्रुप को ट्रेन करने के लिए। लेकिन लेक्चर मेथड में हम कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते, राइट। कोई भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती, कोई भी आप स्किल डेवलप नहीं करते, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, राइट। कोई भी अपन प्रैक्टिस एक्टिवली आके पार्ट नहीं लेते, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए जो लेक्चर मेथड होता है ना वो प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए इफेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लेक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी समझ लेते हो सकते हैं इससे कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए जून 2026 में। अब जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है ना वो होती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है वो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब किसी आपको सेंटर में लेके जाएंगे वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे। पर ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब एक ट्रेनी जो होता है, मतलब जो एक इंटर्न होता है, जो ट्रेनिंग होता है वो एक एक्सपीरियंस वर्कर के अंडर काम करता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। वो उनसे काम सीखता है और अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है। अब यहाँ जो लर्निंग होती है ना वो यहाँ लर्निंग होती है डायरेक्टली वर्क प्लेस पर, प्रैक्टिस के थ्रू होती है। तो इसलिए जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है ना वो स्किल डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव मेथड माना गया है। तो इस ऑप्शन को भी अपन ये भी ऑप्शन जो है वो सूटेबल मेथड है, तो इसको भी यहाँ से अपन एलिमिनेट कर देंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लेक्चर्स, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज फॉर पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। अब यहाँ पे बात हो रही है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम समझेंगे कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी होती क्या है, राइट। और इस थ्योरी को किसने दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी किसने दी थी। तो इस थ्योरी को मायर्स एंड मजलुफ ने दिया था। एंड थ्योरी का मेन आइडिया ये है कि कंपनीज फाइनेंसिंग के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करती है, राइट। तो मैनेजर्स जो होते हैं ना, मैनेजर्स के पास कंपनी के बारे में इन्वेस्टर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, राइट। और इसी वजह से फर्म्स होती है ना फाइनेंसिंग के सोर्सेज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर देती है कि पहले अपन इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद इसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है और उसको हम पेकिंग ऑर्डर थ्योरी कहते हैं क्योंकि फाइनेंसिंग के सोर्सेज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर देती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? फर्म्स ऑलवेज यूज इंटरनल फाइनेंस व्हेन अवेलेबल। अब देखो, इंटरनल फाइनेंस का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब कि जो कंपनी के इंटरनली जनरेटेड फंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंपनी इंटरनल फंड चूज करती है क्योंकि इसमें ना ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना ही आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है, तो इसलिए ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? चूज डेट ओवर न्यू इशू ऑफ इक्विटी व्हेन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड। देखो, अगर इंटरनल फंड सफिशिएंट नहीं है, जो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? डेट को चूज करेगी। क्यों डेट को चूज करेगी? डेट लेने से क्या होता है? ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी ओनरशिप कम हो सकती है, इसलिए वो डेट को इक्विटी से पहले प्रेफरेंस देते हैं। पहले अपन रिटेन अर्निंग्स को प्रेफरेंस देंगे, फिर अपन डेट को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है इट एक्सप्लेन्स द नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड डेट रेशियो विद इन द इंडस्ट्री। अब देखो, प्रॉफिटेबल जो कंपनी होगी ना उसके पास रिटेन अर्निंग्स ज़्यादा होती हैं,
जब इंटरनल फंड्स ज़्यादा होंगे तो कंपनी के डेट लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी, और जब डेट लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी तो इसीलिए जनरली जो प्रॉफिटेबल फर्म्स होती है ना उसमें डेट रेशो जो होता है वो कम दिखता है, राइट। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो डेट रेशो कम होगा, और डेट रेशो कम होगा तो यही आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, यही नेगेटिव रिलेशनशिप आपका पेकिंग ऑर्डर थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनीज के पास रिटर्न अर्निंग ज़्यादा होती है, और अगर उसके पास इंटरनल फंड्स अवेलेबल है तो वो डेट की उसको ज़रूरत कम पड़ेगी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रिलेशनशिप। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इट फुली एक्सप्लेन्स द कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिफरेंसेस बिटवीन इंडस्ट्रीज। देखो फिनेंस में क्या होता है, फिनेंस में कोई भी सिंगल थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे डिफरेंसेस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर पर बिजनेस रिस्क, टैक्सेशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्केटिंग कंडीशंस का भी इम्पैक्ट होता है। तो पैकिंग ऑर्डर जो थ्योरी होती है सिर्फ फिनेंसिंग प्रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करती है, इंडस्ट्री वाइज सारे डिफरेंसेस नहीं एक्सप्लेन करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अपन जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन इंक्लूड्स पैकेजिंग, प्राइसिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब मिलकर क्या बनते हैं। देखो पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब मिलकर बनते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट मतलब पैकेजिंग, प्राइस, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो ये होते हैं मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस। अब इन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबको एक साथ कोऑर्डिनेट कौन करता है। तो देखो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शन एक साथ अलाइन होते हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं हम इंटरनल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑप्शंस को और फिर अपन मार्क करते हैं करेक्ट आंसर। अब एक्सटर्नल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंपनी के बाहरी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ना उनके साथ कोऑर्डिनेशन, जैसे सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, पार्टनर्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन के एलिमेंट में कहाँ किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन के एलिमेंट में बात हो रही है प्राइसिंग की, पैकेजिंग की, प्रमोशन की, जो आपके इंटरनल डिसीजंस होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है सप्लाई चेन से रिलेटेड, तो ये पूरा सप्लाई चेन कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मार्केटिंग मिक्स की, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंपैटिटर्स के साथ आप या तो मर्ज कर लो या तो उनको एक्वायर कर लो। अब इसका रिलेशन यहाँ पे किसके साथ इसका रिलेशन है, मार्केट एक्सपेंशन है। और मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स कोऑर्डिनेशन से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि इंटरनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, सभी जो फंक्शंस हैं उनका कोऑर्डिनेशन। तो मार्केटिंग मिक्स के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इंटरनली डिसाइड और मैनेज होते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है इंटरनल इंटीग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटरनल इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ टॉप 50 UGC नेट मैनेजमेंट 2024 PYQ series, right? So we covered 10 important questions today and the remaining 40 questions will be discussed in the upcoming part. So if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments, and do not forget to like, share and subscribe so that you don't miss the next class. Thanks for watching.